कैसे हो बच्चों। चलो बच्चों, हीट सीरीज के फर्स्ट चैप्टर कैलोरीमेट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा पहले प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। याद करना कि हमने फर्स्ट लेक्चर बताया था कि इस पूरे चैप्टर में थर्मल चेंज अगर आपको पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हीट। बेटा अगर हमारी हीट बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करेगी तो उस हीट को लिखने का फॉर्मूला एमएस डेल्टा टी। और अगर हमारी हीट बॉडी के फेज को चेंज कर रहा है, सॉलिड है तो उसको पिघला रहा है लिक्विड में, लिक्विड है तो उसको गैस में ले जा रहा है, वेपर बना रहा है, तो ऐसी हीट जो फेज को चेंज करेगा उस हीट का फॉर्मूला लिखेंगे Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, लेटेंट हीट। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई थी बेटा? और हमने बोला था दोनों फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेसिफिक हीट की यूनिट और यहाँ पे लेटेंट हीट की यूनिट। स्पेसिफिक हीट की यूनिट बेटा हम प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुके हैं कैसे आपको रखना है। लेटेंट हीट की यूनिट अगर बेटा कैलोरी पर ग्राम दिया हो तो मास को रखना पड़ेगा ग्राम में, और अगर जूल पर ग्राम दिया हो तो मास को ग्राम में तो हीट आएगी जूल में। अगर कैलोरी पर ग्राम है तो मास को ग्राम में और हीट आएगी बेटा जूल में। बाय द वे अगर लेटेंट हीट की वैल्यू जूल पर केजी दिया हो तो मास को रखना पड़ेगा केजी में तो हीट आएगी जूल में। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई थी? और हमने बोला था बेटा इस वाले फॉर्मूले में जब स्टेट का परिवर्तन होगा तो लेटेंट हीट की यूनिट तो देखना ही देखना है और मास की यूनिट को बकायदे आपको देख कर रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा कि मास उतना ही रखेंगे। मान लो 10 ग्राम मास दिया हो तो जरूरी नहीं बेटा 10 ग्राम का पूरा स्टेट बदल गया हो। अगर 2 ग्राम का बदला है तो एम वो अमाउंट है जितने का फेज परिवर्तन हो चुका है। अगर 10 ग्राम हमारे पास आइस था, केवल 2 ग्राम आइस पिघल पाया है, बाकी 8 ग्राम बचा है, तो एम की वैल्यू 10 ग्राम नहीं लिखेंगे बेटा, वो मास जिसका फेज परिवर्तन हो चुका है, यानी केवल 2 ग्राम लेंगे। क्या यहां तक बातें आपको क्लियर हुई थी? नेक्स्ट इसके बाद बेटा कुछ टर्म और हमको डिस्कस करने हैं। जैसे स्पेसिफिक हीट आपको हमने समझाया था, ग्राम स्पेसिफिक हीट। अगर स्पेसिफिक हीट के सामने बेटा कुछ ना लिखा हो, एकदम सिंपल स्पेसिफिक हीट लिखा है, इसका मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है। अदरवाइज सीधे सीधे वो बेटा ग्राम स्पेसिफिक हीट ही बोलेगा। मान लो अगर ऐसा नहीं है, अगर वो बोल रहा है बेटा कि मोलर स्पेसिफिक हीट, तो इसका मतलब क्या है? एक नया टर्म आ गया, मोलर स्पेसिफिक हीट। बच्चा हम लोग आज सीखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। हेडिंग बना लो, मोलर स्पेसिफिक हीट। याद करो बेटा ग्राम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या थी? यूनिट मास, या फिर अगर मास की यूनिट स्पेसिफिक यूनिट पर ग्राम में दिया होता, यानी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़े वो कहलाता है ग्राम स्पेसिफिक हीट। वैसे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? पहले तो आप ये समझो मोलर स्पेसिफिक हीट कहां पे आएगा। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट हम लोग गैस के लिए लगाते हैं। 1 मोल गैस, 2 मोल ऑक्सीजन गैस, 3 मोल नाइट्रोजन गैस, यानी जहां पे गैसियस मीडियम आएगा वहां पे हीट को ज्यादातर डील करने के लिए मैक्सिमम हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर नहीं दिया तो ग्राम से भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी कन्वर्जन भी सीखेंगे कि अगर आप जो सवाल आप मोलर स्पेसिफिक हीट से कर सकते हो उसको ग्राम स्पेसिफिक हीट से भी कर सकते हो। आपको कन्वर्जन अभी सिखाएंगे, लेकिन आप सीधे सीधे भी कर सकते हो। अगर आपको मोलर स्पेसिफिक हीट दिया है तो पहले तो ये समझो बेटा सवाल में अगर गैसियस मीडियम है यानी वेपर का केस है, ठीक है, और अगर उस सवाल में ग्राम अमाउंट मास में ग्राम में दिया है तो आप ग्राम स्पेसिफिक हीट यूज करो। अगर मोल में दिया है तो एक तरीका बताएंगे, पहले मोल को आप ग्राम में चेंज कर लेना और फिर ग्राम स्पेसिफिक हीट यूज कर लेना। अदरवाइज सीधे सीधे आप मोलर स्पेसिफिक हीट यूज करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या बेटा? 1 मोल गैसियस 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़े वो कहलाता मोलर स्पेसिफिक हीट। अब अगली बात आएगी बेटा, जैसे हमने कहा ग्राम स्पेसिफिक हीट में स्पेसिफिक हीट आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वैसे मोलर स्पेसिफिक हीट नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करेगा, पर मोल की बात कर रहा है। एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़े। डेफिनेशन लिखते बेटा, अमाउंट ऑफ heat require amount of heat required to increase the temperature of 1 mole gas।
1 मोल गैस या वेपर बाई 1 अनसेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है? यानी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 अनसेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़े उसको बोलते हैं बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इस बात को समझो, 1 मोल का टेम्परेचर 1 अनसेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ी उसको स्पेसिफिक हीट। हमने कहा अगर ज्यादा मोल होंगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो आपने कहा सर इसका मतलब जो हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो क्या वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर का चेंज आएगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज करना होगा उतना ज्यादा हीट रिक्वायर होगी। बेटा इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के हम लोग एक कांस्टेंट लाएंगे सी, एन डेल्टा टी। यही सी कहलाएगा बेटा आपका मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब सी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? सी इज इक्वल टू हीट सप्लाई पर यूनिट मोल पर अनसेंटीग्रेड का चेंज। अब ध्यान से देखते रहो, हमने कहा था कोई फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल टर्म। बच्चा मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है बेटा? यूनिट इस सी का क्या होगा? या तो बच्चा आपको दिया होगा कैलोरी पर मोल पर अनसेंटीग्रेड, या तो दिया होगा जूल पर मोल पर अनसेंटीग्रेड, या फिर पर केल्विन भी दे सकता है ये, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज चाहे अनसेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो बात बराबर है। यानी ऐसा केस जिसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो लेकिन गैस का मास ना देके इतना ग्राम गैस है इतना ग्राम है मोल से दिया हो, तो उस सवाल में हीट का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। उस फॉर्मूले में, उस वाले सवाल में हीट का जो फॉर्मूला चलाएंगे Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। एन सी डेल्टा टी याद रखना बेटा, फॉर्मूला जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसमें फिजिकल टर्म है। ये सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। ये सी क्या बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट। अब याद रखना, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट कैलोरी पर मोल पर सेंटीग्रेड, तो यहां तो मोल है ही है, तो आपका हीट किस में आएगा? कैलोरी में। अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट बेटा जूल पर मोल पर केल्विन है, तो ये तो मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो बेटा इसके बाद आपकी हीट किस में आएगी? जूल में आएगी। क्या यहां तक बातें आपको क्लियर हो रही हैं? ठीक है बेटा, पहले आप इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे। एक एक पॉइंट को बेटा नोट कर लो। ठीक, नोट कर लिया बच्चा? हटा दे इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे अगर मान लो सवाल में मास दिया है और आपको गैसियस मीडियम दिखाई दे रहा है, तो आप हीट का फॉर्मूला गलती से ये ना चला देना कि ms डेल्टा टी, सॉरी Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। बेटा अगर मास दिया है तो स्पेसिफिक हीट यूज करना है। तो कैसे हम सवाल, या फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स ही दिया है और आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते हो, आप टेम्परेचर के चेंज में Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी यूज करना चाह रहे हो, तो ऐसे सवाल में क्या करना बेटा? हो सकता है सवाल में आपको स्पेसिफिक हीट की यूनिट दिया हो, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट नहीं दिया है, और बच्चा आपको गैस का मोल्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, एन की वैल्यू दिया है। तो अब अगर हम क्यू की वैल्यू एनसी डेल्टा टी लगाते हैं, तो यहां तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट दिया है, आपको सी की वैल्यू नहीं दिया है, तो अब सवाल को करें कैसे? यहां तो अगर हम एस लगाते हो तो यहां पे बेटा क्यू की वैल्यू क्या आता है? आपको याद होगा एम एस डेल्टा टी। अगर एस दिया है तो हमको एम चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, तो हमको सीखना है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे इस बात को समझते हैं। यानी हेडिंग हमारा नेक्स्ट होगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, बात को समझो। पहली बात तो गैसियस मीडियम की बात, मोलर स्पेसिफिक हीट बेटा गैसियस मीडियम की बात हो रही है। मान लो हमारे पास इसमें गैस भरा है, एक कंटेनर है जिसमें गैस भरा है, एक कंटेनर बेटा जिसमें गैस भरा है। सपोज करो बच्चा कि इसमें n मोल गैस भरा, कितना? n मोल गैस भरा, तो n मोल गैस का कुछ मास होगा ना। तो हमने कहा मान लो इस n मोल गैस का मास अगर हम बाद में निकालें तो उसका मास आएगा m, उसका मास कितना आएगा? m आएगा। अच्छा अब कैसे करते हैं सवाल को? तो आपने कहा सर अगर इस गैस का टेम्परेचर चेंज होगा, अगर इस गैस का टेम्परेचर चेंज होगा तो उस हीट को लिख सकते हैं हम लोग NC डेल्टा टी।
तो हमने कहा यही वाला सवाल हम करना चाह रहे थे मोलर स्पेसिफिक हीट से नहीं, ग्राम स्पेसिफिक हीट से। तो आपने कहा सर सेम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, सेम सवाल में हम लगाएंगे Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। आपने कहा सर हीट तो वही आएगी ना, चाहे आप मोल का यूज करके निकालो चाहे ग्राम का यूज करके निकालो। तो हमने कहा यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या आएगी बच्चा, बराबर। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू आएगी एन सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बच्चा डेल्टा टी से डेल्टा टी कटा। अब बताओ कि ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये एम क्या है, मास। तो हमने कहा बच्चा इस नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास बेटा एम कैपिटल एम इंटू सी इज इक्वल टू एम इंटू एस। अब ये एम से एम कट गया। बच्चा आप बताओ क्या सीधे सीधे स्पेसिफिक हीट एम को भेज दो उधर, मोलर स्पेसिफिक हीट सी की वैल्यू क्या, मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट ग्राम स्पेसिफिक हीट आएगी। यानी सवाल में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया है बच्चा, आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है और यूनिट दिया है स्पेसिफिक हीट का, तो हमको सवाल में लगाना था मोलर स्पेसिफिक हीट। तो हमने कहा मॉलिक्यूलर वेट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेसिफिक हीट में क्या आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं बच्चा? आप इसको नोट करो, फिर इस पर कुछ सवाल करते हैं, फिर इस पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया बच्चा? अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ खास नाम आते हैं, जैसे मोलर स्पेसिफिक हीट में कुछ खास नाम आते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी। तो इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट यानी सी की बात कर रहे हैं कुछ खास टर्म के लिए। पहला खास टर्म क्या बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी को बेटा हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट को लिखते हैं सी से, और अगर कांस्टेंट प्रेशर इसको डिनोट करेंगे सीपी से। किससे करेंगे? सीपी से। और ऐसे सेकेंड होगा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट को डिनोट करते हैं सी से, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है इसको लिखेंगे बेटा सीवी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? देखो यहां पे कंडीशन आ गया। कंडीशन क्या है कि हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 सेंटीग्रेड, लेकिन कह रहा है कंडीशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट प्रेशर। तो उसको हम लिखेंगे बेटा सीपी, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको कहते हैं बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलेंगे बेटा सीपी। ऐसी इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? कंडीशन क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर है उसको बोलते हैं सीवी, यानी मोलर हीट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं, आप बस बेसिक भाषा को समझ लो। ये है कंडीशन, किस कंडीशन में आप उस गैस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, किस कंडीशन में आप उस गैस का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। तो हमने कहा अगर ऐसा हो कि कंडीशन कैसा बेटा? अगर कंडीशन बेटा कांस्टेंट प्रेशर है, इस केस में हीट को लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी ना, एन सी डेल्टा टी ना, तो बस एन सी की जगह सीपी लगा दो डेल्टा टी, ठीक है। यहां पे हीट को लिखेंगे बेटा एन सी पी डेल्टा टी। अगर कंडीशन कैसी? कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस हीट को लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है। क्या यहां तक बातें आपको क्लियर हुई है बेटा? यहां तक आपको बातें क्लियर हुई हैं? अब सेकंड इसके बाद का केस है बेटा कि रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। याद रखना, इसको डेराइव नहीं कर रहे बच्चा, इसको डेराइव नहीं कर रहे, बस याद कर लो आप।
थर्मोडाइनमिक में इसको प्रॉपर हम डेराइव करेंगे तो फिर दो जगह डेराइव करने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे प्रॉपर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडाइनमिक का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ वो सब मिला के आपको इस कॉन्सेप्ट को इसको डेराइव इसके रिलेशन को डेराइव करेंगे। फिर भी हो सकता है कि आपके टेस्ट पेपर में ये चीजें आ रही हो, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आप रिलेशन एक याद कर लो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अब याद रखना बच्चा, ये क्या है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये आर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? अभी फिलहाल के लिए बेटा कुछ पॉइंट आपको बोल रहे हैं याद करने के लिए कि आप इस फॉर्मूले को बस याद कर लो। थर्मोडायनेमिक चैप्टर में इसको हम बकायदे डेराइव करेंगे। बेटा आप इसको नोट कर लो, फिर सवाल पे आते हैं। ठीक है बच्चा, बोर्ड पे सवाल आ गया, पहले सवाल को नोट कर लो, साथ साथ हम आपको समझाते चल रहे हैं। ये क्वेश्चन AIEEE मतलब जो आज जेई मेंस के नाम से होता है बेटा, AIEEE 2007 का सवाल है। अच्छा सवाल है, कंफ्यूजिंग सवाल है। कह रहा है इफ सीपी एंड सीवी डिनोट स्पेसिफिक हीट। बच्चा यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट वर्ड नहीं बोला है, स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन गैस। किसका है बेटा, नाइट्रोजन गैस। पर यूनिट मास। बच्चा पर यूनिट मोल नहीं दिया है, ये क्या दिया है, पर यूनिट मास। यानी कंफ्यूज कर रहा है आपको। हमने कहा बेटा हम लोग सीपी को जानते हैं पर यूनिट मोल, पर भाई स्पेसिफिक हीट सी की यूनिट हम लोग क्या लिखा था, कैलोरी पर मोल पर सेंटीग्रेड। यहां पे पर मोल होना चाहिए, जबकि क्या कह रहा, पर मास, पर यूनिट मास। ठीक है, पहली बार सवाल को फिर से पढ़ो। इफ सीपी एंड सीवी डिनोट स्पेसिफिक हीट, यहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, तो बेटा हम लोग जनरल जो फॉर्मूला याद किए हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा कि डिनोट स्पेसिफिक हीट ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास। यहां पे बता भी दिया बेटा, पर यूनिट मास का मतलब क्या बेटा, ये बता रहा आपको मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं, आपको बता रहा है ग्राम स्पेसिफिक हीट। क्या बता रहा है, ग्राम स्पेसिफिक हीट बता रहा है आपको। यानी यहां पे जो भी है सीपी और सीवी वो क्या बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं, कंफ्यूज कर रहा, बस अपने नोटेशन में कंफ्यूज कर रहा है। एक्चुअली ये क्या बेटा, ग्राम स्पेसिफिक हीट। मान लो इसको हम अपने तरीके से जानते हैं, हम लोग अगर इसको लिखना होता तो लिखते बेटा कितना, एसपी और क्या लिखते, एसबी लिखते। वैसे लिखने का तरीका ये था, लेकिन सवाल ने बस आपको कंफ्यूज किया है। लेकिन वर्ड में बता दिया कि आप जो नोटेशन जनरली याद कर लियो उसको वर्ड में भी आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे पर मोल होता तब ये जाके मोलर स्पेसिफिक हीट होता। यानी ये हमको कंफ्यूज कर रहा है एस की वैल्यू को देके, और दिखा रहा है किस तरह से बेटा, जैसे लग रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट दिया। आगे बढ़ते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे है ये स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी है, ग्राम स्पेसिफिक हीट। आपने कहा सर सीपी और सीवी तो मोलर स्पेसिफिक हीट होते बेटा, ये तो एक तरह का नोटेशन है। जनरली आपका सीपी और सीबी मोलर स्पेसिफिक हीट होगा, लेकिन सवाल में जब खुद बोल दे रहा है कि पर यूनिट मास, यानी यहां पे मोलर नहीं वर्ड लिखा है, पर यूनिट मास की बात कर रहा है। यानी है तो बेटा ये क्या है बेटा, ये एट कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट है। अगर हम इसको लिखते तो हम लोग इसके एसपी और एसपी लिखते, लेकिन यहां पे अपने तरीके से प्रेजेंट करके आपको बस कंफ्यूज कर रहा है। चलो तो इसका मतलब हम इसको अपनी तरफ से जो कंफ्यूजन है दूर कर लेते हैं। हमने कहा कैलकुलेशन में हम लोग इसको मानेंगे एसपी और इसको मानेंगे बेटा एसपी, और आपका जो मन करे इसके बाद सॉल्व करो। आपका एक्चुअल जो है, एक्चुअल तो ये है, आप बस कंफ्यूज कर रहे हो हमको ये देके। एक्चुअल ये बेटा, आप नोटेशन को सी लगा के हमको कंफ्यूज कर रहे हो। अब बच्चा बताओ कैसे सवाल को करना है। कह रहा देन बताओ कौन सा रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन ट्रू है। आपके दिमाग में तुरंत चला कि सीपी माइनस सीबी की वैल्यू बोल रहा है, आपके दिमाग में चला सीवी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। बिल्कुल सही है, लेकिन कब, जब ये क्या हो बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट हो, जबकि है क्या एक्चुअल में, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है। तो बच्चा अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना बेटा, हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि मान लो ये हमारा स्टैंडर्ड वाला सीपी और सीवी होता, क्या होता बच्चा, सीपी और सीवी स्टैंडर्ड वाला होता, मतलब कि जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड जो वर्ड यूज करते हैं, उस स्टैंडर्ड वाला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एक्चुअल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां वाला सीपी, ये वाला स्टैंडर्ड वाला सीपी नहीं है ये सीपी, लिखा है सीपी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, कैसे इसको हम इस वाले में कन्वर्ट करें। यानी एक्चुअल तो ये बेटा सीपी लिखा है ना, बस कंफ्यूज कर, ये है सीपी एसपी और ये क्या है एसबी।
बस सी लिख के कंफ्यूज कर रहा है। हमने कहा एक बात बताओ बेटा, ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में कोई रिलेशन पता है? आपने बोला सर बिल्कुल पता है, सी की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट। हमने कहा बिल्कुल ये सही है। तो आपने कहा सर ये जो सी है आपको एस में कन्वर्ट करना है, तो आप इस स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले में बेटा क्या लिख लो, आप इसकी जगह लगा सकते हो मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट एज कांस्टेंट प्रेशर, माइनस 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 इसको अलग कर दे रहे बेटा, इधर कर दे रहे हैं, C इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है, माइनस आपने कहा सर मॉलिक्यूलर वेट इनटू कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R। क्या यहां तक सही है बेटा? M को कॉमन ले लो और M बाहर हो जाएगा, तो SP माइनस SV और बाहर क्या गया M इज इक्वल टू R। क्या बच्चा अब इस M से इधर डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को? हम यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा, तो हम यहाँ से M को हटा के यहाँ पे M से डिवाइड कर दे। अब सुनना, इसको क्या करोगे, इसको क्या पढ़ोगे, ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा है सवाल में इसको लिख रहा है सीपी, हमने कहा ठीक है सीपी लिख दो, आप स्टैंडर्ड नहीं है, इसको हमने सीपी लिख दिया। इसको क्या पढ़ोगे, ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कह रहा है सर सवाल में इसको सीवी से डिनोट कर रहा है, हमने कहा सीवी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू R अपॉन, बचा मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, नाइट्रोजन क्या बेटा N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा 7, तो इसका अगर N का हम कहें कि इसका मास नंबर कितना आएगा 14, तो 2 नाइट्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 28, तो 28 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कौन सा बनेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 28, फर्स्ट पार्ट आंसर बनेगा। बच्चे इस सवाल में समझना कि जो Cp और Cv दिया है एक्चुअल में स्टैंडर्ड नहीं है, वर्ड में बता दिया वो बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं, वो ग्राम स्पेसिफिक हीट है, बस आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो हमने कहा स्टैंडर्ड होता जो फॉर्मूला Cp स्टैंडर्ड माइनस Cp स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़े हैं, Cv स्टैंडर्ड इज इक्वल टू R, ये होता है। तो हमने कहा इसको चेंज करना है स्पेसिफिक वाले में, तो हमने कहा बेटा स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट में रिलेशन पता है, C की वैल्यू M इंटू स्पेसिफिक हीट डाल देंगे। क्या यहां तक सवाल समझ में आया? नोट करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हम लोग, स्टार्ट करते बेटा नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखते हैं, ये भी उसी तरह का कुछ सवाल है, लेकिन शब्दों को समझो, सारा खेल बेटा वर्ड का है। सवाल को फिर से पढ़ना, ये सवाल आपके AIPMT एग्जाम में, आपके AIPMT 1991 में आया है, ठीक है। अब सुनना सवाल को, सवाल के वर्ड को समझना बेटा, AIEEE वाले सवालों में इसमें सवाल में डिफरेंस क्या है। कह रहा फॉर हाइड्रोजन गैस, गैस कौन सा बेटा, हाइड्रोजन, कह रहा फॉर हाइड्रोजन गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू A, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस, कह रहा ऑक्सीजन के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B दिया है। सो रिलेशन बिटवीन A एंड B विल बी, कह रहा बताओ A और B में क्या रिलेशन है। बच्चा क्या यहां पे कुछ ऐसा बताया कि Cp जो है स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर ग्राम स्पेसिफिक हीट या पर मोल पर ग्राम, कुछ ऐसा वर्ड यूज किया है? नहीं। अगर वर्ड ऐसा यूज नहीं किया बेटा तो ये जो नोटेशन हम इसको क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड। यहां पे बेटा Cp को इस Cp को कुछ बताया नहीं है कि पर मोल है या फिर पर ग्राम है या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट है या फिर ग्राम स्पेसिफिक हीट है। तो ऐसा अगर कुछ नहीं बोला तो जो स्टैंडर्ड हम लोग को पता है वही मान के चलेंगे। तो Cp क्या बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बच्चा इस बात पे आते हैं, बच्चा हम कह रहे हैं कि अगर बात हो पहला हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए बच्चा Cp माइनस Cv क्या होने वाला है, R के बराबर। ये तो पता ही है कि Cp और Cv में रिलेशन क्या होता है, R। यानी यहां पे दिया क्या बेटा आपको, Cp माइनस Cv की वैल्यू कितना दिया, A, यानी यहां पे A की वैल्यू कितना है, R। भाई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, गैस कांस्टेंट R, यानी यहां पे A की वैल्यू है R। तो कह रहा बच्चा अगर यही ऑक्सीजन के लिए होता तो आपने कहा सर Cp माइनस, यहां पे गिवन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू B, और हमने कहा बेटा यहां पे कुछ करना ही नहीं, कोई भी गैस हो, ये तो गैस कांस्टेंट है ना, कोई भी गैस हो, आपने कहा कि अगर मोलर स्पेसिफिक हीट है तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यानी यहां पे भी B की वैल्यू कितना हो जाएगा, R। बच्चा बताओ कि अगर हम बात करें A की वैल्यू भी R, B की वैल्यू भी R, तो इसका मतलब क्या A इज इक्वल टू B के बराबर आएगा। अच्छा A इज इक्वल टू B की वैल्यू कहां पे इक्वल है, लास्ट पार्ट में।
इस सवाल में और प्रीवियस सवाल में डिफरेंस क्या था बेटा? प्रीवियस सवाल में आपको सीपी की वैल्यू स्पेसिफिकली बता रहा है कि वो ग्राम स्पेसिफिक है, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है। हम नोटेशन भले सी लिख रहे हैं इसको, लेकिन वो एक्चुअल में एस है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं बोला है, तो जो स्टैंडर्ड होता है वही हम मान के सवाल को सॉल्व करेंगे। बेटा इसको छापो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्राफ पे। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट कि टेम्परेचर और टेम्परेचर और हीट में बेटा क्या ग्राफ बनेगा, कैसे अगर ग्राफ बनाना तो कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि जो हीट हम देते हैं वो टेम्परेचर में अगर आपको रिलेशन देखना है तो या तो ये हीट टेम्परेचर को चेंज कर सकता है या तो फेज को चेंज करेगा। तो हमने कहा इसका मतलब जब हमारा हीट, व्हेन हीट चेंज द टेम्परेचर, कह रहा है अगर हमारा हीट जो है टेम्परेचर को चेंज करेगा उस टाइम बेटा हीट का जो फॉर्मूला बनेगा ms डेल्टा टी बनेगा। हमने कहा बेटा सेकंड है ग्राफ बनेगा जब आपका जो हीट है वो किसको चेंज करेगा, चेंज द फेज। अगर वो फेज को चेंज करेगा तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल बनेगा। ठीक है, क्या यहां तक बातें आपको क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट आने से पहले बेटा आप इस बात को समझो कि जब भी हम ग्राफ को बनाते हैं, जब भी ग्राफ को बनाते हैं तो याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में उसको रखते हैं जो वाई एक्सिस पे है और अकेला रखेंगे, जो वाई एक्सिस पे है बेटा उसको अकेला, बाकी सबको राइट साइड में। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है बच्चा, इसका ग्राफ बनाना है। मान लो ऐसा हो रहा है कि हीट सप्लाई हो रही है और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। चलो इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का कुछ रहा होगा, अब हीट दिए तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हमने कहा मान लो इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल बच्चा टी नॉट है, सपोज करो टी नॉट है, और फाइनल टेम्परेचर बच्चा आपका टी हो जाना है। तो हमने कहा अब इस केस में हमको क्या करना है, Q इज इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी चलेगा ना, डेल्टा टी को लिख दिया बेटा, टी फाइनल हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम होगा। यहां तक बातें क्लियर है? तो हमने कहा बच्चा अब क्या करना है, आपने कहा सर टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे, इसको अकेला रखना है लेफ्ट में, तो हमने कहा पहले बाकी सबको राइट इधर अकेला कर दो। तो आपने कहा सर टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्यू हीट डिवाइड बाई एम इंटू एस। अच्छा अगर यहां से आप टी को निकालें तो टी इज इक्वल टू 1/m इंटू एस इंटू हीट प्लस टी नॉट। ये बन गया रिलेशन। अब ध्यान से देखो, ये आपका वाई एक्सिस पे यानी इसकी जगह वाई लिखेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस पे इसकी जगह एक्स लिखेंगे, इसके आगे सब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, उसका मास भी क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी ये हो जाएगा आपका बेटा स्लोप m, यहां पे हो जाएगा स्लोप m, यहां भी m है यहां भी m है, आप सेम ना समझना, तो इसको हम लिख दे रहे हैं m डैश, स्लोप लिख दे रहे हैं m डैश। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, अगर ये टेम्परेचर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटरसेप्ट, अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट। आपने कहा सर स्ट्रेट लाइन मास कभी नेगेटिव नहीं होगा, स्पेसिफिक हीट कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी स्लोप कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। तो आपने कहा सर इंटरसेप्ट हमें पॉजिटिव ले रहे हैं नहीं कि इनिशियल टेम्परेचर को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमने कहा स्ट्रेट लाइन और स्लोप पॉजिटिव। क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? अब सबसे बड़ी बात समझना, सबसे बड़ी बात समझना बच्चा, बताओ अगर ये स्लोप, ये क्या है बेटा स्लोप, अगर इसको हम पढ़ने ये क्या है तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, m इंटू एस क्या कहलाएगा, स्लोप। 1/m इंटू एस क्या कहलाएगा बेटा, स्लोप, यानी स्लोप की वैल्यू 1/m इंटू एस की वैल्यू। बेटा जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए m इंटू एस की वैल्यू कम होगा। m इंटू एस क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी, याद है थर्मल कैपेसिटी। मैंने कहा मास फिक्स है, अगर स्लोप ज्यादा है तो स्पेसिफिक हीट कम, ज्यादा बेटा स्लोप ज्यादा तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा, कम होगा। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा, यहां पे समझना पड़ेगा बेटा, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, अगर यहाँ पे थीटा है तो इसका tan थीटा कितना आएगा बेटा, अगर हम इस tan थीटा की बात करें तो ये आएगा 1/m इंटू एस के बराबर। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? आप सुनना नेक्स्ट पॉइंट, ये तो ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन, यानी जब टेम्परेचर का चेंज होगा उस टाइम स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, और जिसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। जिसका स्लोप कैसा, स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव स्लोप। हमने कहा बेटा जब ऐसी हीट जो फेज को चेंज कर रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर क्या बता रहा है, ग्राफ की हाइट, यानी हीट बढ़ती जा रही, हीट देते जा रहे हैं, हीट बढ़ती जा रही, लेकिन टेम्परेचर चेंज, हाइट चेंज नहीं हो रही, तो ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल। क्या यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं? यानी ऐसा ग्राफ, ग्राफ में ऐसा पार्ट जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्यू एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, यानी उस एक्सिस में टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या बेटा, यहाँ पे फेज का परिवर्तन हो रहा है। जहां पे क्यों, अगर हॉरिजॉन्टल पे, जहां बेटा स्लोप कैसा, पॉजिटिव, जहां पे स्लोप पॉजिटिव, यहां पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है।
यानी यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेज का चेंज हो रहा है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? पहले ग्राफ को नोट करो, फिर इस पे सवाल कराते हैं। अगला सवाल आ गया बेटा, आपको सवाल में देखना है, कह रहा है ग्राफ दिया है टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ। ध्यान से देख रहे हैं। पहले बताओ बेटा, एक 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 लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, दोनों को हीट सप्लाई की जा रही है। तो ए का ग्राफ ऐसे जा रहा है, बी का ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो पहले बताओ बच्चा, इसमें क्या टेम्परेचर का चेंज हो रहा है? बेटा देखो, इस पॉइंट पे ग्राफ की हाइट ये, इस पॉइंट पे ग्राफ की हाइट ये, तो क्या ग्राफ की हाइट हर पॉइंट पे बदल रही है, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो क्या इसमें लैटेंट हीट चलेगा या फिर स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट, जाहिर सी बात है। अब सवाल में क्या बोला है, कह रहा है बोथ लिक्विड ए एंड बी हैव सेम मास। दोनों का मास क्या बेटा? दोनों के मास की वैल्यू सेम है, यानी मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी। ये दोनों वैल्यू सेम बेटा। कह रहा है कि देन विच वन इज करेक्ट? कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वह कह रहा है बेटा, पहला कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ए का ज्यादा है बी से, स्पेसिफिक हीट ए का कम है बी से, दोनों का स्पेसिफिक हीट बराबर है नन ऑफ दीज। अब ध्यान से समझो क्या करना है। हमने कहा बेटा, अब समझना, हमने कहा बेटा कि अब हमको याद है कि इस केस में जब टेम्परेचर का चेंज होता है उस टाइम जो स्लोप आता है, याद है आपको? स्लोप जो आता है वो बेटा 1/m/s के बराबर है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? अब सुनना, हमने कहा कि मास भी तो दोनों का सेम है, यानी अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे बेटा स्लोप स्लोप प्रोपोर्शनल टू 1/s। अब क्या बात आएगी? कह रहा सर जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कम। बच्चा बताओ स्लोप किसका ज्यादा है? ये है स्लोप, ये थीटा ए है, ये थीटा बी है। ये सेकेंड वाले का स्लोप है, फर्स्ट वाले का स्लोप, यानी फर्स्ट वाले का ए का स्लोप है tan थीटा ए और बी का स्लोप है tan थीटा बी। किसका स्लोप ज्यादा है? बच्चा हमको पता है कि स्लोप, जो स्लोप दिया है, स्लोप स्लोप बच्चा बी का ज्यादा है स्लोप ए वाले से, स्लोप ए वाले से। हमने कहा कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा, यानी स्पेसिफिक हीट बी का कम होगा स्पेसिफिक हीट ए से, यानी स्पेसिफिक हीट ए की वैल्यू ज्यादा होगा बी से। ए की वैल्यू ज्यादा कहां पे? फर्स्ट पार्ट में। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई हैं? आपको सिंपल ढंग से बेटा समझना है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। छापो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, कभी कभी आपको सवाल मिलता है इस तरह से कि पूरे, मान लो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड गैस में जाएगा, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। अब सुनना, मान लो, चलो लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड अभी आइस फॉर्म में है और आइस का टेम्परेचर क्रिटिकल पे नहीं है, मान लो -20 सेंटीग्रेड है। अब बच्चा आप हीट सप्लाई करेंगे तो -20 से पहले फेज परिवर्तन होगा, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा कहां तक? 0 क्रिटिकल पॉइंट तक। इसके बाद जब 0 पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा? फेज का परिवर्तन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? जब पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 तक जाएगा, फिर 100 के बाद क्या होगा? फिर फेज परिवर्तन होगा, फिर पूरा लिक्विड वेपर में चेंज हो जाएगा, तो फिर और हीट देंगे तो क्या होगा? अब गैस का टेम्परेचर चेंज होगा। इस तरह के सवाल को कैसे लगाना, कैसे ग्राफ को देखना है, एकदम सिंपल फिनोमेना बेटा। पहले तो आप समझो, यहां पे ग्राफ किसके बीच निकालना है? पहला ग्राफ बचा इसमें टेम्परेचर वर्सेस हीट ग्राफ है, और सेकंड ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस किसका? टाइम ग्राफ है, टाइम ग्राफ है। सुनते रहना। एक बात बताओ बेटा, पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, सुनना। अब हमने कहा बच्चा कि आपको फॉर्मूला याद है, T इज इक्वल टू 1/m/s, ये तो स्लोप होगा, इनटू हीट, याद है, और प्लस T इनिशियल बना था। अगर हमने कहा बेटा सॉलिड फॉर्म में बर्फ है और उसका टेम्परेचर मान लो नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, तो इंटरसेप्ट कैसा? नेगेटिव, यानी ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से। बेटा स्लोप कैसा? आपने कहा सर स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना। बेटा यहां पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना? अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना? इस पॉइंट पे टेम्परेचर बता रहा ग्राफ की हाइट, इस पॉइंट पे टेम्परेचर आ गया 0, यानी अब उसका फेज परिवर्तन स्टार्ट होगा। हमने कहा हमने हीट को और बढ़ाया, तो आपने कहा सर अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कुछ समय तक पहले बर्फ पिघलेगा। अब कुछ समय बाद कुछ हीट, इतनी हीट सप्लाई करने के बाद और हीट हमने दिया, तो और हीट देंगे बेटा, पूरा लिक्विड बन चुका है, अब लिक्विड का टेम्परेचर जो होगा फिर से ही फॉर्मूला। तो आपने कहा सर अब ये इस तरह से बनेगा। अच्छा नेक्स्ट, अगला, अब ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच गया,
और कह रहा है अब हीट और बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। हमने कहा इसका मतलब फेज परिवर्तन होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटा हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते कैसे, क्यू एक्सिस पे। फिर बेटा ये पूरा का पूरा लिक्विड किस में चला गया, गैस में, और हीट दिए तो फिर से टेम्परेचर चेंज होगा। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, एकदम समझना। पहले आइस था, आइस का टेम्परेचर नेगेटिव था, तो हीट सप्लाई की हीट को बढ़ाए और आगे, हीट को बढ़ाने का मतलब और आगे गिरे, ग्राफ की वैल्यू क्या बेटा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते जीरो हो गया। आपने कहा सर अब ये मान लो क्रिटिकल लिक्विड की केस है, तो मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया, तो बेटा इसके बाद अब देखो सबसे बड़ी बात है कहां पे क्रिटिकल पॉइंट आपको देखना नहीं है। इसके बाद ग्राफ कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। आप कहोगे सर यहां से यहां तक ग्राफ की हाइट चेंज नहीं हो रही, यानी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब यहां पे फेज का परिवर्तन हो रहा है। आपने कहा सर फिर इसके बाद ग्राफ का हाइट बढ़ने लगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो आप कहोगे सर टेम्परेचर बढ़ने का मतलब यहां पे फिर क्या हो रहा है कि अब टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, फेज का चेंज नहीं हो रहा है। आपने कहा सर इस पॉइंट के बाद और हीट में आगे बढ़े, कह रहे सर टेम्परेचर की आगे बढ़े तो पता चला टेम्परेचर हाइट चेंज नहीं हो रही है, हाइट चेंज ना होने मतलब टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो आपने कहा सर कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब यहां भी फेज का परिवर्तन हो रहा है, और बेटा फिर से पूरा फेज बदल गया, फिर से टेम्परेचर चेंज होगा। तो क्या आपको ये ग्राफ आपको दिमाग में रखना बेटा, आप कोई भी सवाल आएगा एकदम सिमिलर ग्राफ बना होगा, बस आपको समझना पड़ेगा कैसे सवाल को देखना है। नेक्स्ट अगला कह रहा है ग्राफ बताओ टेम्परेचर और टाइम में, और जब पावर आपका कैसा हो, कांस्टेंट। पावर कैसा बेटा, कांस्टेंट। अच्छा पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यहाँ पे वर्क कौन हीट कर रहा है, क्यू बाई टी। हम तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जानते हैं ना, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी। बच्चा पी क्या, पावर क्या है, कांस्टेंट का। तो आपने कहा सर जैसा रिलेशन उसमें बनेगा, जैसा ग्राफ इसमें बन रहा था वैसा ही ग्राफ इसमें बनेगा। आपने कहा सर ग्राफ पहले आप टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हीट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हीट की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या बेटा, कि हीट की वैल्यू बढ़ेगी तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर फेज चेंज होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर फेज चेंज होगा, फिर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई हैं बेटा? ठीक है, अगर आपको यहां तक बातें समझ में आई बेटा तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पे, और अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री ठीक है, पहले आप इसको पूरा प्रॉपर देख लेना, और प्रीवियस ईयर के सवाल जेई मेंस और एआईपीएमटी के सवाल पूरे लगा लेना, नीट के अपने पूरे सवाल लगा लेना, ठीक है। और बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं थर्मोमेट्री। तब तक के लिए बाय बाय।